Hello, dear students. Welcome to Nidhi Science Academy. We were doing the chapter excretion, excretory products, and their elimination. Okay, we have done up to function of the tubules. Okay, यहाँ तक हमने पढ़ा था कलेक्टिंग डक्ट होता है, जो लॉन्ग डक्ट होता है कॉर्टेक्स ऑफ द किडनी के इनर पार्ट में, कॉर्टेक्स ऑफ द किडनी से लेके इनर पार्ट ऑफ मेड्यूला तक रहता है और लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर इसमें रीएब्जॉर्ब होता है जिससे कि कंसनट्रेटेड यूरिन बनता है। ठीक है, तो और ये साथ में ही अलाउ करता है यूरिया को मेड्यूलरी इंटरस्टिशियम के लिए जिससे कि ऑस्मोलरिटी बनती रहे, आयंस का कंसंट्रेशन बनना रहे। तो इसका मेन रोल है पीएच और आयनिक बैलेंस के लिए ब्लड में और सेलेक्टिव सिक्रीशन के लिए हाइड्रोजन और पोटेशियम आयन। नाउ वी विल स्टार्ट द टॉपिक मैकेनिज्म ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ द फिल्ट्रेट। ओके, तो जो मैमल्स हैं उनमें एबिलिटी होती है कंसंट्रेटेड यूरिन प्रोड्यूस करने की। तो हेनले, लूप और वासा रिएक्टा ये मेन रोल प्ले करते हैं। तो इसमें फ्लो ऑफ फिल्ट्रेट होता है दो लिम्स में ऑपोजिट डायरेक्शन में, किसमें? हेनले लूप और वासा रेक्टा में। और इसमें फ्लो ऑफ फिल्ट्रेट जो होता है दोनों लिम में हेनलेस लूप के ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है, तो काउंटर करंट बनता है। तो दोनों लिम्स जो हैं उसके हेनले लूप के द टू लिम्स ऑफ द फ्लो ऑफ ब्लड थ्रू द टू लिम्स ऑफ वासा रेक्टा इज, वासा रेक्टा के जो दो लिम हैं इज ऑल्सो अ काउंटर करंट पैटर्न। ओके, तो प्रॉक्सिमिटी बिटवीन हेनले लूप और वासा रिएक्टा में जो प्रॉक्सिमिटी होती है वो हेल्प करती है, साथ में काउंटर करंट में भी हेल्प करती है और मेंटेन रखती है इंक्रीजिंग ऑस्मोलरिटी। देखिए डायग्राम मैं आपको बताऊंगी, आपने तब आपको और क्लियर होगा। ये देखिए जो आपने पहले पढ़ा था, ये देखिए फर्स्ट जो डायग्राम था, ये देखिए ये रहा डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले। हम कलर दूसरा ले लेते हैं जिससे वो क्लियर हो जाएगा। ये है डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले और ये है असेंडिंग लूप। ठीक है, क्लियर है? ये डिसेंडिंग लूप है और ये अपोजिट डायरेक्शन में जाना है। क्लियर? तो हेनलेस लूप और वासा रेक्टा क्या है? वासा रेक्टा क्या है? ये जो जा रहा है ये वासा रेक्टा, ये दिस इज, ये रहा वासा रेक्टा, यू शिफ्ट जो होता है। तो फ्लो ऑफ फिल्ट्रेट जो होता है हेनले लूप के अपोजिट डायरेक्शन में होता है, तो वो काउंटर करंट बनता है इस तरह से, है ना, पहले भी बताया था। तो और फ्लो ऑफ ब्लड जो वासा रिएक्टा के टू लिम्स हैं उसमें ये रहे, इसके भी टू लिम्स हैं ना वासा रेक्टा के जो साथ में प्रॉक्सिमिटी में है, इसमें भी काउंटर करंट पैटर्न होता है। तो प्रॉक्सिमिटी जो होती है हेनले लूप में और वासा रेक्टा में वो भी काउंटर करंट में हेल्प करती है और मेंटेन करती है ऑस्मोलरिटी इनर मेड्यूलर इंटरस्टिशियम में, है ना, अंदर की तरफ, मेड्यूला के अंदर की तरफ मेंटेन करने में हेल्प करती है। ये कॉर्टेक्स है आपका, को याद दिला दूँ। और इसी के अंदर बहुत सारी मिलियंस ऑफ ये वाली, ये जो है नेफ्रॉन की यूनिट्स, मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन यूनिट्स आर प्रेजेंट इन दिस किडनी। ओके, तो ये कॉर्टेक्स है और ये रहा मेड्यूलरी पिरामिड, तो इनर मेड्यूला तक पहुंचने में हेल्प करती हैं। तो कॉर्टेक्स में क्या होता है? इंटरस्टिशियम मीन्स काउंटर करना, इनर मेड्यूलर इंटरस्टिशियम। ओके, जैसे 300 ml है कॉर्टेक्स में, ठीक है, अगर 300 है कॉर्टेक्स की तरफ है 300, है ना, ऑस्मोएन 300 है, तो इनर मेड्यूला में 1200 है। इनर मेड्यूला में कितना हो जाएगा? 1200 तक ऑस्मोलरिटी हो जाएगी। तो ये ग्रेडियंट क्यों होता है, किसके कारण होता है? मेनली NaCl और यूरिया के कारण ये होता है ग्रेडियंट। क्लियर?
तो सोडियम क्लोराइड जो ट्रांसपोर्ट किया जाता है असेंडिंग लूप से, ये रहा असेंडिंग लूप है, इससे क्या ट्रांसपोर्ट किया जाता है, NaCl, जो असेंडिंग लूप है लिम्ब का। और एक्सचेंज किस में किया जाता है, विच इज एक्सचेंज विद द डिसेंडिंग लूप ऑफ वासा रेक्टा। वासा रेक्ट का जो डिसेंडिंग लूप है उसके साथ ये रहा वासा रेक्टा। वासा रेक्ट का जो डिसेंडिंग लूप है उसके साथ एक्सचेंज होता है। ओके, यहाँ पे एक्सचेंज होता है क्या चीज़, NaCl। फिर NaCl is returned to the interstitium by the ascending portion of vasa reactor। जो ascending portion है उससे वापस वो मेड्यूला में आ जाता है, इंटरस्टिशियम में आ जाता है, ascending portion of vasa rector। तो स्मॉल अमाउंट ऑफ जो यूरिया होता है वो एंटर करता है थिन सेगमेंट में एसेंडिंग लिम्ब के हेनले लूप के। स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया भी एंटर करता है, NaCl एंटर करता है, फिर हम बता रहे हैं स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया भी एंटर करता है हेनले लूप में, जो कि इंटरस्टिशियम वापस रिटर्न बैक आ जाता है इंटरस्टिशियम में कलेक्टिंग ट्यूब्यूल के थ्रू। कलेक्टिंग ट्यूब्यूल के थ्रू वापस वो कहाँ आ जाता है, इंटरस्टिशियम में। ओके, तो जो डिस्क्राइब किए हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस, ये फैसिलिटेट किए जाते हैं स्पेशल अरेंजमेंट के हेनले लूप और वासा रिएक्टा के। तो वासा रेक्टा के तो काउंटर करंट मैकेनिज्म बोलते हैं। तो जो ट्रांसपोर्ट डिस्क्राइब किया है वो, उसको हम काउंटर करंट बोलते हैं। ओके, तो वापस से ये इसमें अलग अलग बताया है 300 mm। अब यहाँ से आपको क्लियर हो गया किस बारे में बात कर रहे हैं। अब अपन वापस आ जाते हैं इस डायग्राम पे जहाँ से हम पढ़ रहे थे। नाउ सी दिस डायग्राम। ओके, अब इस डायग्राम में आप देखेंगे कि ये एफरेंट आर्ट्रियोल, इफरेंट आर्ट्रियोल ये सेम है, ये वोमेंस कैप्सूल है, ग्लोमेरुलस है, और ये आपका इसने अलग से बताया नेफ्रॉन, और असेंडिंग और डिसेंडिंग इसमें बता दिया, और ये वासा रेक्टा यहाँ बनाया है। इसमें उसको थोड़ा सेपरेट करके दिखाया है, जबकि आपने भी डायग्राम में देखा हो करीब करीब उसके साथ जाली जैसे उलझा हुआ है वासा रेक्टा। अब इसको देख के अगर हम दोबारा से समझें तो हमें क्लियर होगा। तो क्या होता है, काउंटर करंट होता है कैसे, इंक्रीजिंग ऑस्मोलरिटी टुवर्ड्स इनर मेड्यूला में क्या होता है, इंक्रीजिंग ऑस्मोलरिटी होती है, कितनी होती है इनर मेड्यूला में, 300 mm। ओके, काउंटर करंट किस किस के बीच में होता है, वासा रेक्टा और हेलेंस के, हेलन लूप के असेंडिंग और डिसेंडिंग लूप से। तो 300 ml ऑस्मोलरिटी मेंटेन हुई टुवर्ड्स इनर मेड्यूलरी इंटरस्टिशियम में। ठीक है, 300 ml हुई। और कॉर्टेक्स में कितनी हुई, 1200। ये किस में दिखाया है, ये कॉर्टेक्स में दिखाया है। ये रहा कॉर्टेक्स में, ये तो वासा रेक्टा बताया। कॉर्टेक्स में ये रहा, ये 1200 हो गया कॉर्टेक्स में। ये इनर मेड्यूला, ये हेनले लूप का बताया। इसके अंदर ऑस्मोलरिटी बताइए हेनले लूप और वासा रेक्टा एज वेल एज काउंटर करंट, जो कि मेंटेन करता है ऑस्मोलरिटी टुवर्ड्स द इनर मेड्यूलरी इंटरस्टिशियम, दैट इज फ्रॉम 300 ml in the cortex, 300 ml
in the cortex to 1200 in the inner medulla. तो ये ग्रेडियंट मेंटेन किससे के द्वारा किया जाता है? NaCl और यूरिया. ये ग्रेडियंट कौन मेंटेन करके रखता है? ये ग्रेडियंट मेंटेन करके रखता है कॉर्टेक्स और मेड्यूला. इधर मेरे को लिखना था, इधर लिख देती हूँ. इनर मेड्यूला ये रहा और ये कॉर्टेक्स. अब समझ आ गया ना, जैसा मैं पहले डायग्राम बताया था. बाहर वाली तरफ है वो कॉर्टेक्स है और ये सारा पोर्शन किडनी के अंदर है. तो कॉर्टेक्स की तरफ ये पोर्शन है और इनर मेड्यूला की तरफ ये पोर्शन है. तो यहाँ 300 ml से 1200 तक क्या ऑस्मोलैरिटी हुई और ये आउटर मेड्यूला है और ये इनर मेड्यूला. ओके. अगर हम देखें कि इस तरह से किडनी की शेप है तो यहाँ पर ये आउटर मेड्यूला, ये इनर मेड्यूला, ये कॉर्टेक्स. तो इस तरह से उसमें होगा. फिर ये 600 ml बीच में जाएगा, फिर 900 ml जाएगा. क्लियर. अब NaCl किससे ट्रांसपोर्ट हुआ? NaCl असेंडिंग लिम्ब से ट्रांसपोर्ट हुआ. असेंडिंग लूप ऑफ हेनलेज लूप. और किसके साथ एक्सचेंज हुआ? डिसेंडिंग लूप ऑफ वासा रेक्टा के. वासा रेक्टा के डिसेंडिंग लूप के साथ एक्सचेंज हुआ. क्लियर. ये है ना, ये आपको पता है. असेंडिंग वो है, असेंडिंग लिम्ब है. ठीक है. NaCl ट्रांसफर असेंडिंग लिम्ब ऑफ से डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा. ठीक है, यहाँ से एक्सचेंज हुआ. ओके. तो NaCl इज रिटर्न टू द इंटरस्टिशियम ऑफ द असेंडिंग पोर्शन ऑफ. असेंडिंग पोर्शन में रिटर्न हो जाएगा NaCl वासा रेक्टा के. ये यहाँ आ गया असेंडिंग पोर्शन में वासा रेक्टा के. सिमिलरली स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया जो है वो थिन सेगमेंट जो असेंडिंग लूप का है हेनलेज लूप में, वो वापस ट्रांसपोर्ट बैक किस में होगा? कलेक्टिंग टिब्यूल में. वो वापस कलेक्टिंग टिब्यूल में कलेक्ट होगा. क्या चीज़? यूरिया. ट्रांसपोर्टेड बैक टू द कलेक्टिंग टिब्यूल. तो इस तरह से इसमें ट्रांसपोर्टेशन होगा. ये NaCl है. ओके. तो इस तरह से काउंटर करंट होता है उसमें. असेंडिंग लिम्ब में गया, ये असेंडिंग लिम्ब में सोडियम क्लोराइड था, ये वासा रेक्टा के डिसेंडिंग लिम्ब में गया. फिर असेंडिंग लिम्ब से वो इंटरस्टिशियल फ्लूइड में चला गया. ओके. इनर मेड्यूला के. ऐसे ही यूरिया भी एक्सचेंज हुआ. सिमिलरली यूरिया एंटर द थिन सेगमेंट ऑफ ascending lipohenular loop which is transport back in the interstitium of the collecting tubule. फिर वो collecting tubule में ट्रांसपोर्ट बैक हो गया. तो इस तरह से काउंटर करंट सिस्टम चलता है. इस ट्रांसपोर्ट को स्पेशल अरेंजमेंट होता है हेनले लूप और वासा रेक्टा में, जिसको काउंटर करंट मैकेनिज्म कहते हैं. काउंटर करंट मैकेनिज्म. ये देखो ये NaCl, इधर NaCl है. ये इस तरह से ये डिसेंडिंग, ये असेंडिंग, ये ऐसे जा रहा है. फिर ये असेंडिंग में आ गया. ये हेनले लूप का असेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनलेज लूप. तो इस तरह से ट्रांसपोर्टेशन होता रहता है और ऑस्मोलैरिटी चेंज होती रहती है. तो इंटरस्टिशियल फ्लूइड में दोबारा आ जाएगा कलेक्टिंग टिब्यूल के थ्रू और ये ऑस्मोलैरिटी कितनी हो जाएगी इसमें? 1200 ml हो जाएगी इनर मेड्यूला में. ओके. तो इस तरीके से अगर हम एक एक करके एक एक लाइन पढ़ के और उसको क्लियरली समझते हैं साथ में डायग्राम देखते हुए, और आप तो करीब कॉपी में बना के इसको पढ़िए कि किस तरह से ट्रांसपोर्टेशन होता रहता है. आप देख रहे होगे. ये देखो ये रहा 300, ये 200 और यहाँ आते आते ये 1200 हो गया. 300 ml था. तो काउंटर करंट होता रहा किसका? NaCl का, यूरिया का, वाटर का.
ठीक है। तो मैकेनिज्म हेल्प करता है, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बनाता है मेड्यूलरी इंटरस्टिशियम में। ओके, तो प्रेजेंस ऑफ सच इंटरस्टिशियल ग्रेडियंट हेल्प क्या करता है, इजी पैसेज ऑफ वाटर फ्रॉम कलेक्टिंग ट्यूब्यूल देयर बाई कंसनट्रेटिंग द फिल्ट्रेट। इसके कारण क्या होता है, ग्रेडियंट से इजी पैसेज ऑफ वाटर हो जाता है। कलेक्टिंग ट्यूब्यूल से क्या हो जाता है, इसमें इजी पैसेज ऑफ वाटर। ओके, तो फ्रॉम कलेक्टिंग ट्यूब्यूल देयर बाई कंसनट्रेटिंग द फिल्ट्रेट, इससे क्या होता है, फिल्ट्रेट कंसनट्रेटेड हो जाता है। ठीक है, ये देखो ये वाटर भी हो रहा है, इजी पैसेज ऑफ वाटर इज देयर। तो ह्यूमन किडनी ज़्यादा यूरिन प्रोड्यूस कर सकती हैं, 4 टाइम कंसनट्रेशन देन इनिशियल फिल्ट्रेट, जो है उससे ज़्यादा कंसनट्रेटेड यूरिन जो है ह्यूमन किडनी प्रोड्यूस कर सकते। तो ये प्रोसीजर हमारा चलता है वासा रेक्टा और नेफ्रॉन के बीच में। ओके, दिस इज़ द नेफ्रॉन, किडनी की ये यूनिट है, इसमें से कई मिलियंस नेफ्रॉन किडनी में प्रेजेंट होते हैं। तो इस तरह से जो ऑस्मोलरिटी है, ग्रेडियंट है, वो मेंटेन रहता है। प्रॉक्सिमिटी बिटवीन, देयर इज अ प्रॉक्सिमिटी बिटवीन हेनलेज लूप एंड वासा रेक्टा। और काउंटर करंट जो है हेल्प करता है, ऑस्मोलरिटी बनाए रखता है किसमें, इनर मेड्यूला इंटरस्टिशियम में। क्यों 300 ml से सीधा 1200 ml तक वो पहुंच जाता है, और साथ में वाटर के लिए भी स्पेस मिल जाता है इसमें। ओके, तो जो एरो से इसमें डायरेक्शन बता ही रखा है वाटर का, फिर NaCl इधर गया, फिर ये वाटर, ये यूरिया, वाटर। ओके, तो यूरिया जो है हमने बताया था, जो यूरिया भी है थिन सेगमेंट जो असेंडिंग लिप का, उसमें एंटर कर जाता है, फिर वापस कलेक्टिंग ट्यूब्यूल में आ जाता है। क्लियर। तो अब हम पढ़ेंगे रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन। अब रेगुलेशन ऑफ, ये रहा आपका, ये 4 टाइम कंसंट्रेशन होता है, इजी पैसेज हो जाता है, ये मैं ऑलरेडी बता दिया। अब है रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन। तो फंक्शन ऑफ किडनी एफिशिएंटली मॉनिटर और रेगुलेट होती है हाइपोथैलेमस JGA टू अ सर्टेन एक्सटेंट। ओके, और हार्ट के द्वारा। ओके, तो इस तरह से उसका कंसंट्रेशन बनता है। क्लियर। तो ऑस्मो रिसेप्टर्स होते हैं बॉडी में, ऑस्मो रिसेप्टर्स एक्टिवेट होते हैं और चेंजेस होते हैं ब्लड वॉल्यूम में, बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम में और आयनिक कंसंट्रेशन में। तो इसमें किस तरह से रेगुलेशन होगा किडनी फंक्शन का, ये हम एक एक करके इसमें हमें GFR जो क्या है, ये है हमारा ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। ठीक है, ADH है, एंटी डायरेटिक हार्मोन या वैसोप्रेसिन भी इसको कहते हैं। तो सब चीज़ का अलग अलग नाम दिए गए हैं कि किस हिसाब से इसमें कैसे ये अफेक्ट करते हैं। JG जो है वह जक्स्टा ग्लोमुलर, ये हमने पहले भी पढ़ा होगा, एपरेटस। ये स्पेशल सेंसिटिव रीजन होता है, सेल्यूलर मॉडिफिकेशन होता है, डिस्टल कॉन्वोलेटेड टिब्यूल होता है एफरेंट आर्टियोल में। एक मिनट, इसका फुल फॉर्म मैं बता दूं, फिर आपको और इसके क्लियर बताते हैं। इसको भी लेंगे, जक्स्टा ग्लोमेरुलर एपरेटस, है ना, JGA। इनका मैकेनिज्म होता है
जिसमें कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल होता है एफरेंट आर्ट्रियोल से। ओके, एफरेंट आर्ट्रियोल से आता है ये। क्लियर? ये आपने पीछे भी पढ़ा होगा। ये देखिए, वेट अ मिनट, मैं एक बार दोबारा डायग्राम देखने में कोई हर्ज नहीं है। ये एफरेंट आर्ट्रियोल जो आ रहा है, स्पेशल सेंसिटिव ऑर्गेनल फॉर्म बाय cellular modification in distal convoluted tubule and the efferent arteriole। किससे बना हुआ है ये? सेल्यूलर मॉडिफिकेशन है डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल का। और डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल क्या है? डीसीटी। और एफरेंट आर्ट्रियोल में ये जो दोनों मिलके, वेट अ मिनट, डीसीटी प्लस एफरेंट आर्ट्रियोल जो है जेजी सेंसिटिव ऑर्गन है, जो कि सेल्यूलर मॉडिफिकेशन होता है, किसमें चेंजेस होते हैं सेल में, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल और एफरेंट आर्ट्रियोल में, और एट द लोकेशन ऑफ देयर कॉन्टैक्ट। ये डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल आपको मैं बताती हूँ, ये भी आपको पता लग जाएगा। ये हमने पहले भी पढ़ा है। दिस इज ये रहा डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल, ये रहा, यहाँ तक जा रहा है। और यहाँ पे जाके आपके आगे स्ट्रक्चर क्या आएगा, यहाँ इधर से जब एंटर करेंगे तो ये जो है ये क्या है? एफरेंट आर्ट्रियोल है ना। एफरेंट आर्ट्रियोल की बात कर रहे हैं हम। ओके, और किसकी बात कर रहे हैं? ये डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल की जो यहाँ से शुरू हुआ। ये इसमें क्या बनता है हमारा? स्पेशल सेंसिटिव रीजन फॉर्म होता है, जिसको बोलते हैं, जहाँ पे ये मिलते हैं वहाँ पे आर्ट्रियोल और डीसीटी। देखो यहाँ भी है डीसीटी, हमने पढ़ाया था ना। तो शुरू वहाँ से होता है। क्लियर? ओके, ये मिलके क्या बनाते हैं? जक्स्टाग्लोमुलर एपरेटस। तो ऑस्मोरेटर, अब आपको पता लग गया किससे किडनी का फंक्शन किससे मेंटेन होते हैं? हाइपोथैलेमस से, जेजीए से, और सर्टेन एक्सटेंट हार्ट से। तो ऑस्मोरेटर रिसेप्टर्स जो होते हैं, जो ऑस्मोसिस को रिसीव करते हैं, वो एक्टिवेट किससे होते हैं? ब्लड वॉल्यूम से। ब्लड का वॉल्यूम बढ़ गया, आयोनिक कंसंट्रेशन बढ़ गया, तो ऑस्मो रिसेप्टर्स एक्टिवेट होंगे। तो एक्सेसिव लॉस होगा फ्लूइड का बॉडी का जब इस रिसेप्टर्स को एक्टिवेट किया जाएगा। तो उसको एक्टिवेट करने से वो स्टिमुलेट किसको करेंगे? हाइपोथैलेमस को, जो हार्मोन रिलीजिंग जो हमारा ऑर्गन है। तो हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन किसको रिलीज करेगा? एंटी डायूरेटिक हार्मोन को और वैसोप्रेसिन को, न्यूरोहाइपोसाइसिस। तो एडीएच क्या फैसिलिटेट करेगा? वाटर के रीएब्जॉर्प्शन को, ट्यूब्यूल के लास्ट में की वाटर रीएब्जॉर्ब हो, और जिससे डायूरेसिस नहीं हो। तो ज़्यादा बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम इंक्रीज होएगा तो क्या होगा? ऑस्मो रिसेप्टर बंद हो जाएंगे, और एडीएच रिलीज बंद हो जाएगा, तो फीडबैक भी ख़त्म हो जाएगा। तो एडीएच बहुत ज़रूरी है। तो हाइपोथैलेमस में एंटी डायूरेटिक हार्मोन होता है वैसोप्रेसिन, जो कि किसको फैसिलिटेट करता है? वाटर रीएब्जॉर्प्शन को। तो बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम जब इंक्रीज होता है तो सप्रेस कर सकता है, एडीएच का जो रिलीज है वो ख़त्म हो सकता है अगर बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम बढ़ गया है तो। और ये डायूरेसिस जो है रीअब्जॉर्प्शन करता है, और ये डायूरेसिस से बचाता है। ओके, तो इस तरीके से हम हर हार्मोन जो है हमारी बॉडी का सारा सिस्टम जो है एक दूसरे से रिलेटेड है।
तो इसमें इंक्रीज हो जाएगा ब्लड प्रेशर, उससे क्या होगा, किडनी फंक्शन पे इफ़ेक्ट होगा, ब्लड वेसल्स में खिंचाव होगा, ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा और उससे ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो इंक्रीज हो जाएगा, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट बढ़ जाएगी, है ना। डायूरेसिस मतलब होता है बहुत ज़्यादा एक्सेसिव प्रोडक्शन ऑफ यूरिन। एक बात अब मन में क्लियर रखिए, डायूरेसिस क्या होता है, एक्सेसिव प्रोडक्शन ऑफ यूरिन। तो एडीएच क्या करता है, वाटर रीअब्जॉर्प्शन बढ़ाता है और डायूरेसिस को क्या करता है, प्रिवेंट करता है ना, वाटर को रीअब्जॉर्ब करके। पर क्या होता है, बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम अगर बढ़ गया तो ऑस्मो रिसेप्टर स्विच ऑफ हो जाएंगे और एडीएच रिलीज भी सप्रेस हो जाएगी, और वो सप्रेस हो जाएगी तो एक्सेसिव प्रोडक्शन होगा यूरिन का, तो ब्लड प्रेशर भी इंक्रीज हो जाएगा। ब्लड वॉल्यूम में ब्लड प्रेशर इंक्रीज करने से ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो बढ़ जाएगा, तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट भी बढ़ जाएगी। इसके लिए एंटी डायूरेटिक मेडिसिन्स भी दी जाती हैं, कभी सुना होगा आपने। तो ऑस्मो रिसेप्टर्स जो हैं इफ़ेक्ट किससे होते हैं, चेंजेस इन ब्लड वॉल्यूम, बाय चेंजेस इन ब्लड वॉल्यूम। तो जेजीए जो है वो कॉम्प्लेक्स रेगुलेटरी रोल करता है। फॉल जब होता है ब्लड में या ग्लोमेरुलर ब्लड प्रेशर में, तो जीएफआर ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन जो है वो एक्टिवेट करता है जेजी सेल को। ये तो हमने बताया इंक्रीज हो गया ब्लड फ्लो। ब्लड फ्लो जब डिक्रीज हो जाता है, ब्लड प्रेशर डिक्रीज होता है, तो क्या होता है, जेजी सेल्स जो हैं, जक्स्ट्रा जो सेल है, जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर सेल्स जो हैं वो रेनिन रिलीज करते हैं। क्या होता है, जेजी सेल्स जो होते हैं वो क्या रिलीज करते हैं, रेनिन रिलीज करते हैं, और वो जो कन्वर्ट किस में हो जाती है, एंजियोटेंसिनोजन, किसमें चेंज हो जाती है, एंजियो। देखो जितना स्लो लगता है कि फटाफट बहुत स्पीड से पढ़ा दो, पर स्पीड से पढ़ाने से आपको कुछ भी लर्न नहीं होगा, ना कुछ क्लियर होगा। तो कन्वर्ट किस में होगा, एंजियो टेंसिनोजन में, ब्लड में। तो ब्लड टू एंजियोटेंसिन फर्स्ट एंड फर्दर टू एंजियोटेंसिन सेकेंड, फिर एंजियोटेंसिन बहुत पावरफुल हो गया, वेसल्स को कंस्ट्रक्ट करने वाला हो गया और ग्लोमेरुलर ब्लड प्रेशर को इंक्रीज कर दिया और जीएफआर को भी इंक्रीज कर दिया। इस तरह से ब्लड प्रेशर फर्स्ट के बाद सेकेंड, और उससे बीपी इंक्रीज हो गया और जीएफआर इंक्रीज हो गया। ओके, तो ब्लड फ्लो जब कम होता है तो उसमें कैसे एक्टिवेट करता है, जो जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर एपरेटस है, ठीक है। तो और एंजियोटेंसिन सेकेंड भी एक्टिवेट करेगा एडर्नल कॉर्टेक्स को टू रिलीज एल्डोस्टेरोन। सेकेंड किसको करेगा, एड्रेनल कॉर्टेक्स को स्टिमुलेट करेगा, जिससे क्या रिलीज होगा, एल्डोस्टेरोन, ठीक है। और एल्डोस्टेरोन क्या करेगा, रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम करेगा और वाटर को रीअब्जॉर्ब करेगा, रीअब्जॉर्ब सोडियम एंड वाटर। तो इससे क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा बीपी। इससे भी जो होगा, बीपी आपका जो लो हो गया था वो इंक्रीज हो जाएगा। तो ये कॉम्प्लेक्स मैक्सिन को बोलते हैं रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म, रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म। तो जब इंक्रीज होता है ब्लड फ्लो में एट्रियम ऑफ द हार्ट में,
तो रिलीज होता है एट्रियल नेट्रीयूरेटिक फैक्टर, एट्रियल नेट्रीयूरेटिक फैक्टर का। तो ब्लड फ्लो जब इंक्रीज होता है एट्रिया ऑफ हार्ट में तो ये एएनएफ रिलीज होता है। तो जो डायलेशन होता है ब्लड वेसल्स का, तो डायलेशन होगा मतलब सिकुड़ी ही नहीं है, जो आपकी आते हैं जो ब्लड वेसल्स हैं वो सिकुड़ी ही नहीं है, वो फैल गई, थोड़ी चौड़ी हो गई, है ना। कोई पाइप है उसको आप कंस्ट्रिक्ट कर दो, खिंचाव कर दो, तो ब्लड फ्लो कम हो जाता है। और अगर उसको रिलैक्स कर दो, इंक्रीज हो गया जैसे ब्लड फ्लो, तो क्या होता है, तुरंत ब्लड फ्लो बहुत तेज़ी से आ रहा है। तो एक पर्टिकुलर अमाउंट होता है ना, किस अमाउंट में कितनी देर में ब्लड फ्लो होना चाहिए, कितना डाइल्यूटेड होना चाहिए। अगर इंक्रीज हो गया है तो उसको क्या करेंगे, वेसल्स को डायलेट करेगा, चौड़ी कर देगा, जिससे कि आराम से ब्लड फ्लो हो सकता है और ब्लड प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा। तो एक तरह से चेक करता है रेनिन और एंजियोटेंशन का मैकेनिज्म सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है। रेनिन और ये लोग क्या करते हैं, ये व्हाट दे डू, जो रेनिन एंजियोटेंशन है, और ये हमने दोनों का फंक्शन बताया, और एंजियोटेंशन सेकंड जो है, ये दोनों क्या करता है, बीपी हाई होता है। तो एक तरह से जब इंक्रीज होता है ब्लड फ्लो में, तो ये एक तरह से चेक करता है कि मैकेनिज़्म सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है। ब्लड फ्लो अगर कम हो गया है तो ब्लड फ्लो को ठीक कर दे। ओके, तो ये आपको क्लियर हुआ होगा। मैं इसलिए इतनी देर लगा के इसको बार बार समझाया। इसमें ऑस्मो रिसेप्टर्स जो होते हैं वो एक्टिवेट कर देते हैं ब्लड वॉल्यूम, और फ्लूइड जब इंक्रीज हो जाता है तो एक्सेसिव लॉस होता है, डायूरेसिस हो जाता है, एक्सेसिव प्रोडक्शन हो जाता है यूरिन का। तो एडीएच ऑस्मो रिसेप्टर सप्रेस कर देते हैं एडीएच रिलीज को, उसके फीडबैक को, तो किडनी फंक्शन रुक जाता है क्योंकि खिंचाव आ जाता है ब्लड वेसल्स के अंदर। तो ब्लड वेसल्स में जब खिंचाव आ जाता है तो ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाता है, उसके कारण ग्लोबुलर ब्लड फ्लो और जीएफआर दोनों इंक्रीज हो जाता है। तो इसको रेगुलेट करने में हमारा जेजीए काम आता है, जक्स्ट्रा ग्लोमुलर एपरेटस। और इनका ये रोल भी बताया है इसने अभी जो मैंने आपको क्लियर बताया। ओके, अब है मिक्ट्यूरिशन। यूरिन फॉर्म जो होता है नेफ्रॉन से, वो यूरिनरी ब्लैडर में जाता है और स्टोर हो जाता है जब तक कि एक वॉलंटरी सिग्नल नहीं दिया जाता, सेंट्रल नर्वस सिस्टम से कोई सिग्नल नहीं आता तब तक। जो यूरिन फॉर्म हुआ नेफ्रॉन से, वो यूरिनरी ब्लैडर में चला गया और स्टोर हो गया वॉलंटरी सिग्नल जब दिया गया सेंट्रल नर्वस सिस्टम से, है ना। जैसे किसी को वॉशरूम जाना है तो उसको ब्रेन मैसेज कन्वे करता है, नाउ ब्लैडर इज फुल, यू हैव टू गो टू द टॉयलेट टू पास द यूरिन। ओके, तो ये जो सिग्नल है इनिशिएट किया जाता है बाय स्ट्रेचिंग ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर। स्ट्रेच हो जाता है यूरिनरी ब्लैडर और भर जाता है, गेट फिल्ड विद द यूरिन। और जो स्ट्रेच रिसेप्टर्स हैं वॉल्स पे, वो सिग्नल भेजते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे। ओके, तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है वो मैसेज देता है इन अ काउंटर करंट पैटर्न। CNS pass on message to initiate the contraction of smooth muscles of the, क्या होता है, यूरिन फॉर्म्ड हुआ नेफ्रॉन में, कैरिड हुआ यूरिनरी ब्लैडर में। एक मिनट, इसको और क्लियर मैं इसको आपको नेक्स्ट पेज में समझाती हूँ। ये देखिए किस तरह से ये होगा। सबसे पहले हुआ यूरिन फॉर्म्ड हुआ नेफ्रॉन में, यूरिन किस में फॉर्म हुआ, नेफ्रॉन में।
क्लियर। उसके बाद क्या हुआ, स्टोर्ड है ना, और कहाँ पर चला गया वो, यूरिनरी ब्लैडर में। ओके, वहाँ से क्या हुआ, सिग्नल कब होगा, स्ट्रेचिंग हुआ यूरिनरी ब्लैडर का। यूरिनरी ब्लैडर का क्या हुआ, स्ट्रेचिंग हुआ, यूरिन फुल हो गया। तो जो स्ट्रेच रिसेप्टर्स हैं वॉल पे क्या है, इस तरह से देखो लिख के, एक एक चीज़ आप कॉपी में लिखिए। रिसेप्टर्स हैं ऑन वॉल ऑफ यूरिनरी ब्लैडर। उन्होंने सिग्नल भेजा, किसको भेजा, सीएनएस को, मीन्स सेंट्रल नर्वस सिस्टम को सिग्नल भेजा कि ब्लैडर इज फुल। फिर सेंट्रल नर्वस सिस्टम ने मोटर मैसेज भेजा, है ना, मोटर मैसेज भेजा कि टू इनिशिएट द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्मूथ मसल ऑफ ब्लैडर, जिससे कि कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्मूथ मसल्स की ब्लैडर की और रिलैक्सेशन ऑफ यूरेथ्रल स्फिंक्टर का, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स की ब्लैडर की कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्मूथ मसल, कॉन्ट्रैक्शन होगा स्मूथ मसल्स का तो उससे क्या होगा, रिलैक्सेशन हो जाएगा। रिलैक्सेशन किसका हो जाएगा, यूरेथ्रल स्फिंक्टर का रिलैक्सेशन हो जाएगा। और क्या हो जाएगा, रिलीज ऑफ यूरिन, रिलीज ऑफ यूरिन। क्लियर। तो प्रोसेस जो है रिलीज करने का यूरिन का, उसको बोलते हैं मिक्ट्यूरेशन, द प्रोसेस ऑफ रिलीज ऑफ यूरिन इज। और जो मैकेनिज्म है उससे बोलेंगे मिक्ट्यूरेशन रिफ्लेक्स, जो अभी प्रोसेस समझा है। तो 1 से 1.5 लीटर जो है यूरिन पर डे ह्यूमन रिलीज करता है, एक्सक्रीट करता है। और यूरिन फॉर्म्ड होता है वो लाइट येलो कलर का वाटरी फ्लूइड होता है, स्लाइटली एसिडिक होता है, पीएच 6.0 है ना, 6.0 है। और करेक्टरिस्टिक ऑर्डर होता है, और इसमें 25 से 30 ग्राम तक यूरिया एक्सक्रीटेड होता है पर डे। कई कंडीशन है जो करेक्टरिस्टिक बदलती हैं यूरिन की। तो यूरिन की से क्या फ़ायदा होता है कि हम क्लिनिकल डायग्नोसिस कर सकते हैं कोई भी मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है। तो क्या होता है, कोई भी आपके प्रॉब्लम चल रही है हेल्थ रिलेटेड, तो क्या होता है, ब्लड टेस्ट होता है, यूरिन टेस्ट होता है, तो हमें प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज पता लगता है, कीटोन बॉडीज़ पता लगता है, ग्लूकोज यूरिया तो नहीं है, कीटोन यूरिया तो नहीं है, तो हमें डायबिटीज़ के बारे में पता लगता है इसमें। देखिए इसमें हमें आपको एक बार डायग्राम से बताती हूँ, यही सिस्टम, ये वाला जो आपको और क्लियर हो जाएगा। वेयर इज़ दैट डायग्राम, ये देखो इस तरह से ये यूरिनरी ब्लैडर में फुलफिल हुआ। ओके, कॉन्ट्रैक्शन हुआ स्मूथ मसल्स का और रिलीज ऑफ यूरिन हुआ, उसको मिक्ट्यूरेशन कहते हैं। क्या बोलेंगे उसको, मिक्ट्यूरेशन। रिलैक्स हुई मसल, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्मूथ मसल, ब्लैडर के कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्मूथ मसल हुआ यहाँ पे। क्या आपको जो समझाया वो इमेजिन तो कर रहे हो, पर फिर भी आप पता होना चाहिए कि किस पार्ट में ये हो रहा है ना। फिर रिलीज ऑफ यूरिन हो जाएगा यहाँ से। यूरेथ्रा से रिलीज ऑफ यूरिन हो जाएगा। क्लियर। तो इस तरह से मैसेज जाता है सेंट्रल और नर्वस सिस्टम से
तो स्ट्रेच रिसेप्टर्स भी होते हैं वॉल्स ऑफ द ब्लैडर। और क्या पढ़ा था हमने? स्ट्रेच रिसेप्टर्स। आप जब डायग्राम बनाते हो तो जितनी चीज़ें उसमें लिख सकते हो पूरे चैप्टर की, सब लिखो, आपका पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाएगा। क्लियर? अब हम इसमें पढ़ेंगे रोल ऑफ अदर ऑर्गन्स इन एक्सक्रीशन अदर देन किडनी, लंग्स, लिवर। स्किन से भी एलिमिनेशन होता है एक्सक्रीटरी वेस्ट का। लंग्स कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं 200 ml पर मिनट, है ना, सिग्निफिकेंट ऑफ वाटर एवरी डे। और लिवर लार्जेस्ट ग्लैंड है, ये क्या सिक्रीट करता है? बाइल, बिलिरुबिन, बिलीवर्डिन, कोलेस्ट्रॉल और डिग्रेडेड स्टीरॉयड हार्मोन्स, विटामिन, ड्रग्स, ये सब सिक्रीट करता है लिवर। तो ज़्यादातर सब्सटेंस डाइजेस्टिव वेस्ट के साथ निकल जाते हैं। फिर है स्वेट है और सिबेशियस ग्लैंड, जो हमारे पसीना आता है वो भी एलिमिनेट करता है सिक्रीशन में। स्वेट क्या एलिमिनेट करता है? सोडियम क्लोराइड, यूरिया, लैक्टिक एसिड। पसीना आने बाद क्या होता है? थोड़ी देर बाद आपको प्यास लगती है, क्योंकि वो सब स्वेट फॉर्म में वो सिबेशियस ग्लैंड एलिमिनेट कर देता है। तो स्वेटिंग क्यों होती है? स्वेटिंग से हम ठंडा फील करते हैं। जब बॉडी में बहुत हीट हो जाती है तो पसीना आता है, जिससे बॉडी कूल होती है। और रिमूवल भी हो जाता है वेस्ट का साथ में, जैसे ये बताया हमने, सोडियम क्लोराइड, वाटर फ्लूइड्स, ओके, यूरिया, लैक्टिक एसिड। सिबेशियस ग्लैंड्स एलिमिनेट सब्सटेंसेस लाइक स्टीरोल्स, हाइड्रोकार्बन्स, वैक्सेस, सीबम के थ्रू निकालते हैं, जो पसीना है। तो ये सिक्रीशन एक प्रोटेक्टिव ऑयली कवरिंग बनाता है स्किन में, ओके। तो इस तरह से एक्सक्रीशन होता है। अब डिसऑर्डर क्या है एक्सक्रीटरी सिस्टम? ये तो हमने एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ लिया। माल फंक्शनिंग ऑफ किडनी, किडनी ठीक से फंक्शन नहीं होती है तो क्या होता है? यूरिया एक्सक्रीट नहीं होता, ब्लड में इकट्ठा हो जाता है, उसको यूरेमिया कहते हैं, वो कि हार्मफुल है और किडनी फेलियर हो जाता है। इसमें हीमोडायलिसिस किया जाता है, यूरिया रिमूव्ड होता है हीमोडायलिसिस से, और हीमोडायलिसिस में ब्लड ड्रेन किया जाता है। कन्वीनियंट आर्टरी इज पम्प्ड इनटू डायलाइजिंग यूनिट में कन्वीनियंट आर्टरी डाली जाती है, जिसको बोलते हैं आर्टिफिशियल किडनी, ओके। और ब्लड को ड्रेन किया जाता है कन्वीनियंट आर्टरी से, ब्लड ड्रेन फ्रॉम कन्वीनियंट आर्टरी, और फिर पंप किया जाता है डायलाइजिंग यूनिट में, और फिर उसमें एंटीकोगुलेंट हेपरिन डाला जाता है। और कॉइल्ड सेलोफिन ट्यूब होती है, इसमें हो सकता है आप लोगों में से किसी ने देखा भी होगा, आपने कहीं किसी को देखा हो जो डायलिसिस पे पेशेंट होता है, तो एक तरह से आर्टिफिशियली उनके किडनी काम कर रही होती है। किस तरह से? जो प्रोसेस होता है हीमोडायलिसिस, जो ब्लड है वो एक कन्वीनियंट आर्टरी, ब्लड ड्रेन फ्रॉम अ कन्वीनियंट आर्टरी से पंप कर दिया जाता है डायलिसिंग यूनिट में, जो कि आर्टिफिशियल किडनी का काम करती है। और डायलिसिंग वहाँ आर्टरी से वो डायलिसिंग यूनिट में आ जाता है, ओके। आर्टरी से वो डायलिसिंग यूनिट से आ जाता है। ब्लड ड्रेन फ्रॉम कन्वीनियंट आर्टरीज पंप डायलिसिंग यूनिट, उसमें साथ में क्या डाल देते हैं? हेपेरिन डाल देते हैं, एंटी कोगुलेंट, जिससे कि ब्लड जमे भी, हेपेरिन डाल देता है, ओके। तो यूनिट कंटेन्स अ कॉइल्ड सेलोफोन ट्यूब होती है, जिसमें डायलिसिंग फ्लूइड होता है, और उसमें सेम कंपोजिशन होता है जैसा कि प्लाज्मा में होता है, ठीक है। खाली नाइट्रोजनस वेस्ट का नहीं होता। तो पोरस सेलोफेन मेम्ब्रेन होती है, जो पैसेज को अलाउ करती है मॉलिक्यूल्स बेस्ड कंसंट्रेशन ग्रेडियंट भी होता है। तो नाइट्रोजनस वेस्ट एब्सेंट होता है डायलिसिंग फ्लूइड में, और ये फ्रीली मूव आउट करते हैं, मूव आउट और क्लियर करते हैं ब्लड को। और जो क्लियर ब्लड है वो वापस बॉडी में पंप बैक होता है वेन के थ्रू एंटी हेपेरिन ऐड करके,
वेन के थ्रू जाता है। तो 1000 ऑफ यूरेमिक पेशेंट के लिए बहुत फ़ायदेमंद है ये, ठीक है। नाइट्रोजन वेस्ट एब्सेंट होता है डायलिसिंग फ्लड में, फ्रीली मूव होता है ब्लड के अंदर, और इसको दोबारा से पंप बैक किया जाता है बॉडी में एक वेन के थ्रू, और उसमें एंटी हेपेरिन डाली जाती है। ओके, तो किडनी ट्रांसप्लांटेशन जो है तो ये बहुत बड़ा हेल्पफुल है किडनी पेशेंट्स के लिए, पर जिनमें किडनी ट्रांसप्लांटेशन भी अल्टीमेट मेथड है रीनल फेलियर्स का। तो फंक्शनिंग किडनी को ट्रांसप्लांटेशन किया जाता है डोनर के थ्रू, खासकर क्लोज रिलेटिव होना चाहिए, जिससे कि रिजेक्शन जो है उसके इम्यून सिस्टम में कम से कम हो, क्योंकि वो होस्ट से ले रहा है होस्ट को। तो मॉडर्न क्लिनिकल प्रोसीजर ने इंक्रीज़ किया है सक्सेस रेट में इस कॉम्प्लिकेटेड टेक्निक को। फिर है रीनल कैलकुलाई, स्टोन है या इंसॉल्युबल मास है, क्रिस्टलाइज सॉल्ट्स हैं, ऑक्जेलेट्स हैं, फॉर्म्ड हो जाता है किडनी में, उसको रीनल कैलकुलाई बोलते हैं। फिर है ग्लोमेरुलोनेफ्रिटिस, इसमें क्या होता है, इन्फ्लेमेशन हो जाता है किडनी में। ओके, इन्फ्लेमेशन, जलन, दर्द, घाव हो जाना, उसको ग्लोमेरुलोनेफ्रिटिस बोलते हैं। तो ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर फंक्शन। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर था, मेरे को तो पढ़ाने में बहुत मज़ा आया। आई होप आपको भी बहुत पसंद आया होगा मेरा पढ़ाना। तो जस्ट आई कैन से थैंक यू एवरीवन, एंड प्लीज़ like, share and subscribe my channel. Okay, thank you.